Hi, I am Professor L. K. Govel, Department of Computer Science, Government GSJ PG College, Balod. This lecture is prepared for MSc second semester Computer Science. Subject RDBMS SQL Programming with SQL. This is a practical lecture. This is a sixth lecture and last lecture. In this lecture, we have covered view and trigger. तो पहले हम देखते हैं व्यू क्या होता है और व्यू हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो व्यू क्रिएट करने के लिए हम देखेंगे तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, आपको थ्योरी क्लास में बताया गया होगा, थ्योरी लेक्चर्स में व्यू क्या होता है। व्यू का मतलब होता है कि जब हमारे टेबल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम देते हैं किसी पर्टिकुलर यूज़र को कि वो सारे कॉलम्स को ना देख सके, ना सारे कॉलम में एंट्री ना कर सके, तो इसके लिए हम व्यू क्रिएट करते हैं। और एक से ज़्यादा मल्टीपल टेबल्स है उसके लिए भी हम व्यू करते हैं, क्रिएट करते हैं, ताकि उनमें से जो इन्फॉर्मेशन यूज़र को चाहिए वही इन्फॉर्मेशन वो इंसर्ट कर सके या वही इन्फॉर्मेशन को देख सके। तो चलिए हम देखते हैं कि व्यू हम कैसे क्रिएट करेंगे, और इसको हम लाइव डेमो के साथ भी हम देखते जाएंगे। माई एसक्यूएल में किस प्रकार से हम लाइव डेमो करेंगे उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है कि क्रिएट अ व्यू product on the product master table which have product number, descriptions, QTI on hand and cost price। ये कॉलम हमको लेना है कहाँ से? प्रोडक्ट मास्टर टेबल से, और इन्हीं कॉलम से को लेकर हम एक व्यू बनाएंगे और उस व्यू का नाम है VW_product। उसके बाद हम इस व्यू में हम इंसर्ट करके देखेंगे, अपडेट करके देखेंगे, डिलीट करके देखेंगे और व्यू को हम ड्रॉप भी करेंगे। तो ये बेसिकली 4 ऑपरेशंस हम देखेंगे इस व्यू में। तो सबसे पहला ऑपरेशंस होता है क्रिएट करना। तो क्रिएट करने के लिए हमारा जो कमांड्स है व्यू का वो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। तो किस प्रकार से हम क्रिएट करेंगे? तो पहले आता है क्रिएट व्यू, ये सिंटेक्स है, और उसके बाद आएगा व्यू का नाम, जो हम व्यू का नाम देना चाहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में व्यू का नाम दिया गया है VW_product। और कहाँ से हमको व्यू क्रिएट करना है? ये प्रोडक्ट मास्टर से। तो हमने लिया है एज सेलेक्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स। क्या क्या लेना है हमको? प्रोडक्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया है, डिस्क्रिप्शंस, QTI एंड कॉस्ट प्राइस। तो 1 2 3 4 फील्ड्स को हमको लेना है कहाँ से? प्रोडक्ट मास्टर से। और इस प्रकार से हम प्रोडक्ट मास्टर से हम ये व्यू क्रिएट करेंगे। व्यू क्रिएट होने के बाद हम उसको देखेंगे कि किस प्रकार से व्यू क्रिएट हुआ है, और उसमें हम इंसर्ट करके देखेंगे, अपडेट करके देखेंगे, डिलीट करके देखेंगे और ड्रॉप करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहले कि इंसर्ट करने से क्या होता है, फिर डिलीट करने से क्या होता है, फिर अपडेट करने से क्या होता है, और लास्ट में हम व्यू को ड्रॉप करेंगे। तो जब व्यू हम क्रिएट किए, क्रिएट करने के बाद जब हम उसको सेलेक्ट करेंगे व्यू को, तो ये हमारा ये जो प्रोडक्ट टेबल में से व्यू लेगा और ये रिकॉर्ड्स हमको दिखाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे रिकॉर्ड्स प्रोडक्ट टेबल के हैं, लेकिन प्रोडक्ट टेबल से हमने पूरे कॉलम को नहीं लिए हैं, सिर्फ 4 कॉलम को लिए हैं, और ये 4 कॉलम को ही ये दिखा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं आगे इंसर्ट करना व्यू में। तो हमने जैसे व्यू में हमने इंसर्ट किया, ये प्रोडक्ट नंबर 2 को हमने इंसर्ट किया, जिसमें हमने डेनिम जीन्स लिखा 10 और 500। इसका मतलब ये हुआ कि व्यू में इंसर्ट हो जाएगा, और ये इंसर्ट होने के बाद हमको देखना है कि इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो फिर से हम अगेन स्टार्ट करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम व्यू प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा व्यू कौन सा है? VW_product। तो इसमें हमने इंसर्ट किया है, वो आया है कि नहीं आया है उसको देखने के लिए हमने फिर से सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि सेलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा हम टेबल के भी रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं और व्यू के रिकॉर्ड्स को भी हम देख सकते हैं। क्योंकि बेसिकली व्यू टेबल से ही क्रिएट किया गया है, तो इसकी एंट्री टेबल में भी होगी और इस फील्ड में भी, ये व्यू में भी होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये रिकॉर्ड्स हमने जो एंट्री किया था यही रिकॉर्ड्स है।
और एक रिकॉर्ड्स पहले जो देखे थे उसमें आप देख सकते हैं, पहले हमने जो देखा था उसमें ये रिकॉर्ड नहीं था और अभी हमने ये रिकॉर्ड्स को एंटर किया है। तो इस प्रकार से व्यू में हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद व्यू में इंसर्ट करने के बाद होगा अपडेट करना। तो हमने यहाँ पर देखा व्यू में अपडेट करने के लिए सेम सिंटेक्स होता है जैसे हमने टेबल में लिखते हैं, बस यहाँ पर व्यू का नाम आ जाएगा। तो हम जिसमें अपडेट करना चाहते हैं, हम व्यू में अपडेट करना चाहते हैं तो व्यू में, तो इस व्यू का नाम हो गया VW प्रोडक्ट। अपडेट क्या करना है, क्वांटिटी ऑन हैंड 50 करना है, किसका, प्रोडक्ट जो हमने प्रोडक्ट नंबर P4x02। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वांटिटी ऑन हैंड आपका अपडेट हो गया है। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, अगेन यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट, और इस सेलेक्ट स्टेटमेंट को हमने यूज़ किया इन अपडेट करने के बाद। तो आपको दिख गया कि अपडेट करने के बाद ये डेटा पहले जो था वो डेटा अब 50 हो गया है। इसको हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके अभी देखते हैं कि यही आउटपुट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं डिलीट करना। तो डिलीट हमने किया, उसी प्रोडक्ट को जो हमने इंसर्ट किया था उसको अब हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हमने क्या कमांड लिखा डिलीट के लिए, तो डिलीट फ्रॉम व्यू नेम जो है हमारा VW प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट नंबर इक्वल टू दिस। तो P4x02 को जो हमने इंसर्ट किया था अब हमने उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद फिर से हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज किया देखने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट यहाँ इस लिस्ट से गायब है। तो इस तरीके से हमने व्यू में इंसर्ट किया, अपडेट किया और डिलीट किया। डिलीट करने के बाद अब हमको व्यू को डिलीट करना है, पूरी तरीके से हटा देना है। तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं ड्रॉप कमांड्स। तो ड्रॉप व्यू और व्यू नेम जैसे ही हम करेंगे तो हमारा व्यू जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। जैसे हम टेबल के केस में हमने देखा था, तो जस्ट लाइक टेबल ही है व्यू, लेकिन व्यू में हम उसी कॉलम को रखते हैं जो कॉलम हम यूजर को देखना चाहते हैं या यूजर को देना चाहते हैं, ताकि यूजर उतने ही कॉलम पे वो ऑपरेशंस कर सके, चाहे इंसर्ट का ऑपरेशन कर सके, चाहे सेलेक्ट का ऑपरेशंस कर सके या फिर अपडेट का ऑपरेशंस कर सके। तो ये था व्यू, और व्यू को हमने कैसे क्रिएट किया उसके बारे में हमने अभी देखा। तो चलिए हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन पे, जहां हम हैंड्स ऑन करेंगे प्रैक्टिकल सेशन में, और वहां पर हम करके देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा व्यू क्रिएट हो रहा है, और व्यू क्रिएट होने के बाद किस प्रकार से हम इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे और ड्रॉप करेंगे। तो हमने MySQL वर्कबेंच में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम हमारा क्रिएट कमांड हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये क्रिएट कमांड्स है जिसको हम व्यू क्रिएट करने के लिए यूज किया था। अब इसको हम रन करते हैं, रन करते साथ ही हमारा व्यू क्रिएट हो जाएगा। ये हमने रन किया तो हमारा व्यू क्रिएट हो गया। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर व्यू क्रिएटेड 0 रोज अफेक्टेड दिखा रहा है। तो हम इसको अब देखते हैं कि हमारा जो व्यू है उसमें रिकॉर्ड्स क्या है। तो ये हमने लिखा हुआ है सेलेक्ट क्वेरी एक्सट्रीज फ्रॉम व्यू प्रोडक्ट। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा रिकॉर्ड्स इस तरीके से दिख गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चारों फील्ड्स कॉलम्स आ गई हैं और उसके पूरे रिकॉर्ड्स आ गए हैं। अब हम उसमें देखे थे इंसर्ट करना, तो हम इंसर्ट करते हैं P प्रोडक्ट कोड को हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के बाद हम देखेंगे चूँकि यहाँ पर पहले से डेनिम जीन्स पहले से दिखा गया है इंसर्ट करने का, तो हम पहले इसको डिलीट कर देते हैं इस डेनिम जीन्स को। तो हम यहाँ पर पहले डिलीट कर देते हैं इसको, तब फिर आप इंसर्ट करके देखेंगे। प्रोडक्ट नंबर इक्वल टू 2 हम इसको डिलीट करते हैं, डिलीट हो गया है। फिर से हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं इसको। तो ये देखिए यहाँ पर अब प्रोडक्ट नंबर 2 नहीं है। अब हम इसको इंसर्ट करते हैं व्यू में। तो इंसर्ट करते हैं तो डेनिम जीन्स इसमें पहुँच जाएगा। तो ये हमने लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू व्यू प्रोडक्ट वैल्यूज, 4 कॉलम है हमारे पास, तो 4 वैल्यू हमने डाल दिया है और इसको हमने एक्सिक्यूट करते हैं यहाँ से। तो ये आ गया होगा, इंसर्ट हो गया होगा। फिर से हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए अब आ गया, जुड़ गया P प्रोडक्ट नंबर 2 10 और हमने प्राइस लिया था।
तो इस प्रकार से इंसर्ट हो गया। अब हम अपडेट करते हैं, ये जो 10 लिखा हुआ है उस 10 को 50 हम करना चाहते हैं, तो अपडेट करते हैं। तो अपडेट कमांड्स को हमने यूज़ किया, व्यू प्रोडक्ट सेट QT ऑन हैंड इक्वल टू 50 वेयर प्रोडक्ट नंबर इक्वल टू 2 को करते हैं। तो यहाँ पर 1 लिखा है, इसको हम 2 कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये सिंगल कोट को चेंज कर देते हैं, सिंगल कोट ही हमको लिखना है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिया, और इसको हम अपडेट करते हैं। अपडेट हो गया है। फिर से सेलेक्ट स्टेटमेंट में आप देखते हैं उसको, तो अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये 50 जो दिख रहा है ये अपडेट हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने व्यू को अपडेट कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं इसको व्यू को डिलीट करना। तो डिलीट हम करते हैं इसको, तो डिलीट रिकॉर्ड्स प्रोडक्ट नंबर 2 को डिलीट हो गया। डिलीट हुआ कि नहीं हुआ उसको देखने के लिए हम फिर से सेलेक्ट स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट नंबर 2 जो था वो डिलीट हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने सिंगल टेबल्स का व्यू हमने क्रिएट किया, और व्यू क्रिएट करने के बाद लास्ट में यदि हमको मान लो व्यू को डिलीट करना है, तो व्यू को डिलीट करना है तो उसके लिए हमने क्या किया है, डिलीट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप व्यू प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से हम इसको ड्रॉप जैसे ही हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा व्यू डिलीट हो जाएगा। तो हम रन करते हैं इसको, तो ये आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज आ गया है, ये ड्रॉप व्यू ये दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट अफेक्टेड। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा व्यू डिलीट हो चुका है। अब जब हम सेलेक्ट करके करेंगे तो हमको किसी भी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशंस या हमको मैसेज दे देगा कि हमारा टेबल्स क्रिएट नहीं है। तो आप एक बार करके देख भी लेते हैं उसको कि क्या मैसेज देता है, कि हमारा व्यू हमने डिलीट किया तो क्या मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, हमने जैसे ही उसको एक्सिक्यूट किया तो ये देखिए सेलेक्ट फ्रॉम व्यू एरर कोड, ये प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब होता है व्यू प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि ये टेबल डिलीट हो चुका है। तो इस प्रकार से हम व्यू को क्रिएट करेंगे, और व्यू को क्रिएट करने के बाद उस पर ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीपल टेबल्स के हम कैसे व्यू बनाएंगे। तो ये हमने देख लिया लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस करके। अब हम आते हैं नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, करेक्ट व्यू VW सेल्स फ्रॉम सेल्स ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर डिटेल्स। मतलब अब हम दो टेबल्स को कंबाइन करके एक व्यू बना रहे हैं। कौन कौन से टेबल को, सेल्स ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर डिटेल्स के, जिसमें से ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, डिलीवरी एड्रेस, प्रोडक्ट नंबर, QT ऑर्डर और QTI डिस्प्ले, ये इतने कॉलम्स होनी चाहिए दोनों टेबल को मिला के। तो दोनों टेबल को हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे, और दोनों टेबल को सेलेक्ट करने के बाद हम उन दोनों टेबल को हम ज्वाइन करेंगे एक पर्टिकुलर किसके बेस पे, किसी न किसी कंडीशन के बेस पे। जो यहाँ पर कंडीशंस क्या दिख रहा है, ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर के बेस पे हम क्या करेंगे, इसको ऑर्डर नंबर के बेस पे हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे वेयर क्लास में सेल्स ऑर्डर डिटेल्स और सेल्स ऑर्डर टेबल को। और कौन कौन से कॉलम हमको लेना है, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, डिले एड्रेस, प्रोडक्ट नंबर, QTY ऑर्डर, QTY DSP। और कहाँ से ले रहे हैं हम, सेल्स ऑर्डर से और सेल्स ऑर्डर डिटेल से। तो इस प्रकार से आप ये व्यू बनेगा। इस व्यू का नाम है VW सेल्स। तो इस प्रकार से हमने इसको किया। अब आगे हम देखते हैं इसमें जो सेलेक्ट स्टेटमेंट जब हम यूज करेंगे, उस जो व्यू क्रिएट होगा तो दोनों टेबल के कंडीशन के बेस पे जो कॉलम है उस कॉलम का डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखेगा। तो इस प्रकार से ऑर्डर नंबर दिख गया, ऑर्डर डेट दिख गया, डिले में
एड्रेस में कुछ नहीं भराया है इसलिए ब्लैंक दिख रहा है, प्रोडक्ट नंबर दिख गया, क्वांटिटी ऑर्डर दिख गया और क्वांटिटी डिस्प्ले दिख गया। तो इस प्रकार से हमने टेबल जो हमने व्यू बनाए हैं उस व्यू को हम देखे हैं। तो इस प्रकार से हम व्यू हमने बनाया। व्यू बनाने के बाद अब हम देखते हैं इसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट करेंगे हम हमारे MySQL वर्कबेंच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कमांड से लिखा हुआ है क्रिएट व्यू, ये कमांड्स है क्रिएट व्यू सेल्स एस सेलेक्ट सेल्स ऑर्डर डॉट ऑर्डर नंबर। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है सेल्स ऑर्डर डॉट ऑर्डर नंबर, चूंकि ऑर्डर नंबर दोनों टेबल में है तो उसको स्पेसिफाई करना है कि हम कहाँ से ले रहे हैं। आप यहाँ पर कोई भी दोनों दे सकते हैं, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स भी देख सकते हैं या सेल्स ऑर्डर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर नंबर दोनों में है। ऑर्डर डेट, डिलेट एड्रेस, ये चूंकि अलग अलग टेबल में सिंगल है इसलिए इसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं कि कहाँ से ले रहे हैं। यदि आप चाहें तो स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि ऑर्डर डेट कौन से टेबल का है, डिले एड्रेस कौन सा टेबल का है, प्रोडक्ट नंबर कहाँ का है, क्वांटिटी ऑर्डर कहाँ का है, QTI डिस्प्ले कहाँ का है। तो आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर दोनों जगह पे सेम नाम रहेगा वहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हमने लिया सेल्स ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर डिटेल से। उसके बाद सेल्स ऑर्डर हमने कंडीशन लगाया किस बेस पे, सेल्स ऑर्डर का ऑर्डर नंबर और सेल्स ऑर्डर डिटेल्स पे। तो इसको जब हम एक्सिक्यूट करेंगे तो हमारा व्यू क्रिएट हो जाएगा। तो एक्सिक्यूट करके हम देखते हैं इसको। तो ये व्यू क्रिएट हो गया है। व्यू क्रिएट होने के बाद हम देखना चाहते हैं, जैसे हमने वहाँ पर सेलेक्ट स्टेटमेंट लिया तो सेलेक्ट स्टेट फ्रॉम व्यू सेल्स। तो अब हम देखते हैं इसको एक्सिक्यूट करके। तो ये आपको मिल गया, दिख गया आपका, ये पूरे इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है व्यू टेबल का। तो इस प्रकार से हम व्यू क्रिएट करेंगे और लास्ट में हम व्यू को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप व्यू और सेल्स। तो जैसे ही हम इसको ड्रॉप कर देते हैं तो हमारा व्यू ड्रॉप हो गया। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मैसेज में ये दिख गया कि व्यू आपका ये दिख रहा है ड्रॉप व्यू सेल। तो इससे ये समझ में आ गया कि हम MySQL वर्कबेंच में किस प्रकार से व्यू क्रिएट करेंगे और उस व्यू को किस प्रकार से हम देखेंगे और उसमें रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट करना है, डिलीट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, वो भी हमने देख लिया। तो इस प्रकार से हमने देखा व्यू कैसे बनाया जाता है, दो क्वेश्चंस के थ्रू। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, आगे का जो पोर्शंस है वो है ट्रिगर। तो अब हम देखते हैं कि ट्रिगर्स क्या है। तो ट्रिगर्स देखिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं ट्रिगर का, कि ट्रिगर्स होता है कि जैसे हम किसी टेबल पे हम इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस जैसे ही किसी टेबल में ये ऑपरेशंस हम करें, इंसर्ट करें या डिलीट करें या अपडेट करें, तो कुछ प्रोग्राम्स रन हो, चाहे डिलीट करने के पहले हो या डिलीट करने के बाद हो। तो आफ्टर या बिफोर कुछ एक्शन होना चाहिए और वो एक्शन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं, और उसी को हम बोलते हैं ट्रिगर। और वो ट्रिगर जो होता है अपने आप एक्सिक्यूट होता है, हमको एक्सिक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस दिख रहा है, आप क्वेश्चंस को एक बार और हम पढ़ लेते हैं कि क्रिएट अ ट्रिगर नेम्ड ऑडिट ट्रेल। हमको एक ट्रिगर बनाना है जिसका नाम है ऑडिट ट्रेल। इस नाम के एक ट्रिगर बनाना है जो कि विच इज केप्ट रिकॉर्ड इन ऑडिट क्लाइंट। एक ऑडिट क्लाइंट टेबल में रिकॉर्ड को रखेगा जब भी हम अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे क्लाइंट मास्टर में। तो क्लाइंट मास्टर टेबल है हमारे पास, मेन टेबल है। उस टेबल में जैसे ही हम अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं तो क्या होना चाहिए, जैसे ही हम अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं तो ऑडिट क्लाइंट नाम की टेबल में अपने आप रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा। नहीं, अपडेट हो जाएगा मतलब जैसे ही हम यहाँ पर अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं
तो जो रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट ऑडिट टेबल में स्टोर होते जाए। इसका मतलब यह है कि हम ये काम करना चाहते हैं, हम रिकॉर्ड को कि किसने क्या अपडेट किया, एक प्रकार का बोल सकते हैं कि लॉग बुक हम बनाना चाहते हैं कि जब भी कोई उस क्लाइंट मास्टर में कोई अपडेट करना चाहता है या कोई रिकॉर्ड को डिलीट करता है, तो हमको बाद में हम देखना चाहें तो हमको पता चल जाए कि किसने उस रिकॉर्ड को अपडेट किया था, कब अपडेट किया था, और डिलीट किया था तो किसने डिलीट किया था, कब डिलीट किया था। इसका रिकॉर्ड हमको रखना चाहते हैं, एक प्रकार का लॉग बुक बनाना चाहते हैं क्लाइंट मास्टर टेबल, क्योंकि मास्टर टेबल है और उसमें कोई भी रिकॉर्ड को अपडेट या डिलीट करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास होनी चाहिए। और उसी रिकॉर्ड्स को हम कहाँ रख रहे हैं, ऑडिट क्लाइंट में रख रहे हैं। और जो ट्रिगर का नाम हमने डिफाइन किया है वो ऑडिट ट्रायल, एक ट्रिगर का नाम हमने दिया है। तो चलिए इसको हम कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑडिट क्लाइंट नाम की एक टेबल जो बनेगी, उस टेबल में ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्लाइंट नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, बैलेंस ड्यू, ऑपरेशन हमारे पास दो प्रकार का ऑपरेशंस कर रहे हैं, एक तो अपडेट कर रहे हैं और दूसरा डिलीट। तो जब हम अपडेट करें तो अपडेट वाला दिखाए इन्फॉर्मेशन, जब डिलीट करें तो डिलीट इन्फॉर्मेशन दिखाए। यूजर आईडी, किसने डिलीट किया, ओ डेट, ऑपरेशन डेट, कब परफॉर्म किया। मतलब एक प्रकार का लॉग बुक है कि हमको पूरी डिटेल्स की जरूरत नहीं है, हमको कौन कौन से डिटेल्स की जरूरत है कि उस रिकॉर्ड को जो किसने डिलीट किया, कब डिलीट किया या अपडेट किया, दैट इज ऑपरेशन, और बेसिक 3 इंफॉर्मेशन, क्लाइंट नंबर, नेम और बैलेंस ड्यू। ये इंफॉर्मेशंस को हमको स्टोर करके रखना है, कहाँ पर, ऑडिट क्लाइंट में। और यहाँ पर क्लाइंट नंबर को हमने प्राइमरी की डिफाइन कर दिया है ताकि इसमें कोई डुप्लीकेसी भी ना हो और ना ही कोई नल वैल्यू स्टोर हो। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट हमने दिया है और इसको हम किस प्रकार से हम बनाएंगे, तो नेक्स्ट हम चलते हैं बनाने का, किस प्रकार से हम उसको बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, ऑडिट क्लाइंट का टेबल हम पहले डिफाइन कर दें। तो ये फर्स्ट हमने क्रिएट किया टेबल ऑडिट क्लाइंट। कैसे करेंगे, जो हमने अभी 3-4 लेक्चर हमने देखा टेबल बनाने का, सिंपल उसी टेबल बनाने का कमांड से क्रिएट टेबल ऑडिट क्लाइंट, क्लाइंट नंबर, वेरिएबल कैरेक्टर, नेम। हमने यहाँ पर प्राइमरी की नहीं लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पर आप प्राइमरी की भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे उस स्ट्रक्चर में हमने दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी की बन जाएगा। तो आप यहाँ पर चाहें तो प्राइमरी की कॉमा पहले प्राइमरी की आप लिख देंगे तो प्राइमरी की बन जाएगा। अभी इस टेबल जो हम बना रहे हैं इसमें कोई प्राइमरी की डिफाइंड नहीं है। नेम हो गया वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का, बैलेंस डी हो गया, ऑपरेशंस हो गया ये 8 टाइप का जिसमें डिलीट या अपडेट रखा जाएगा, यूजर आईडी हो गया 20 कैरेक्टर का, जो यूजर लॉगिन करेगा उसका डिटेल्स रहेगा, ओ डेट, ऑपरेशन डेट, कब परफॉर्म किया गया। तो ये टेबल हमने पहले बना दिया। अब हम बनाते हैं ट्रिगर। ये एक्चुअली ट्रिगर जो लिखा हुआ है ये ऑरेकल बेस्ड है, तो ये हमने ऑरेकल में लिखा हुआ है, चूंकि माई एसक्यूएल में ये ऑपरेशन पूरे के पूरे अपडेट नहीं होगा, वहाँ पर डबल कंडीशंस नहीं होगा, तो हम उसके लिए दूसरे एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो ये ऑरेकल का एग्जाम्पल है, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस प्रकार से काम कर रहा है ट्रिगर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिएट या रिप्लेस हमने लिखा हुआ है ट्रिगर, और ये है ट्रिगर का नाम। तो ट्रिगर का नाम क्या बनाना था, ऑडिट ट्रायल। क्रिएट और रिप्लेस, इसका मतलब होता है कि यदि ऑडिट ट्रायल पहले से बना होगा तो उसको रिप्लेस कर देगा और नहीं बना होगा तो नया बनाएगा। तो क्रिएट सिर्फ करेंगे, यदि पहले से बना होगा तो दोबारा नहीं बनाएगा, और रिप्लेस लिख देने का मतलब होता है कि यदि पहले से बना है तो अभी नया को अपडेट कर देगा, नया बना देगा उसको। क्या होना है, आफ्टर अपडेट और डिलीट, ये 2 ऑपरेशन हमने बनाया है। तो जब भी हम क्लाइंट मास्टर में अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे उसके बाद ये ट्रिगर रन करेगा। तो आफ्टर का मतलब क्या है, ट्रिगर कब रन होगा, जब हम क्लाइंट मास्टर में, ये जो दिख रहा है क्लाइंट मास्टर में हम इंसर्ट करें या डिलीट करें उसके बाद ये ट्रिगर एक्सिक्यूट होगा। फॉर ईच रो का मतलब होता है कि एक एक रो को वो अपडेट या डिलीट यदि होता है, यदि उसमें मल्टीपल्स रो हैं और एक साथ मल्टीपल्स रो डिलीट हो जाता है या मल्टीपल्स रो अपडेट होता है, तो सारे रो को वो ऑडिट ट्रायल जो ट्रिगर है वो जो टेबल हमने बनाया है उस टेबल पे स्टोर
करेगा, जो ऑडिट टेबल हमने बनाया है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो टेबल का नाम क्या है, ऑडिट ट्रेल टेबल है। तो वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा। कौन से इन्फॉर्मेशन को, ये जो 4 इन्फॉर्मेशन हमने बताया है उन चारों इन्फॉर्मेशन को, 4 या 5 इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करेगा। तो अब हम देखते हैं कि डिक्लेयर कर दिए, ये सिंटेक्स है ट्रिगर का। डिक्लेयर, हमको ये वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने ये वेरिएबल्स, हमने 4 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किया। ऑपरेशन OPR, वेरिएबल कैरेक्टर 2 8 है इसकी साइज। क्लाइंट नंबर, वेरिएबल कैरेक्टर 2 6 है। नेम, वेरिएबल कैरेक्टर 2 20 है। वैल्यू नंबर है 10,2। तो ये 4 वेरिएबल हमने स्टोर डिक्लेयर किया है, ताकि इसमें पुराने वैल्यूज़ को हम स्टोर कर सके। कौन से पुराने वैल्यूज़ को, या तो हम अपडेट कर रहे हैं या हम डिलीट कर रहे हैं, तो उस समय उस टेबल की पुरानी वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाए। अब मेन प्रोग्राम शुरू होता है ट्रिगर का। बिगिन से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमने कंडीशन लिखा है इफ़ अपडेटिंग, यदि हम अपडेट कमांड यूज़ कर रहे हैं तो इफ़ अपडेटिंग देन ऑपरेशंस क्या हो जाएगा, OPR अपडेट, यहाँ हमने अपडेट रख दिया। या फिर यदि हम डिलीटिंग कर रहे हैं या डिलीट ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर डिलीट लिखा जाएगा। चूँकि हम एक साथ 2 ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसलिए हमने कंडीशन यहाँ पर लगाया, यदि अपडेटिंग हो रहा है तो अपडेट लिखा स्टोर हो जाएगा, और डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट स्टोर हो जाएगा। तो ये सिंपल कंडीशंस है, ये सिर्फ ऑपरेशन को पहचानने के लिए कि अपडेट हो रहा है कि डिलीट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है क्लाइंट नंबर। आप देख सकते हैं ओल्ड, 2 स्टोर्ड वेरिएबल्स है, प्री डिफाइंड वेरिएबल्स है, ओल्ड और न्यू। तो ये ओल्ड डॉट हमने लिया तो ये पुराने क्लाइंट नंबर को लेगा, ओल्ड डॉट नेम मतलब पुराने को लेगा, ओल्ड डॉट वैल्यू मतलब पुराने को लेगा। मतलब अपडेट होने के पहले जो वैल्यू है उस वैल्यू को हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ओल्ड का मतलब। और इसके जगह न्यू कर देने से रिसेंट वैल्यू को लेगा, जो हम कमांड्स में दे रहे हैं, अपडेट जो कर रहे हैं उसकी वैल्यू को लेगा। तो हमको पहले की वैल्यू को चाहिए जो टेबल में हम अपडेट करने वाले हैं, तो प्रीवियस वैल्यू को चाहिए, क्योंकि नया वैल्यू तो उस टेबल में अपडेट रहेगा ही। और डिलीट कर रहे हैं तो कौन से वैल्यू को हमने डिलीट किया, तो वो पुराने वैल्यूज को हमको चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ओल्ड। तो ओल्ड डॉट का मतलब क्या हुआ, ओल्ड वैल्यू, ओल्ड नेम और ओल्ड वैल्यू। तो इसको हमने कहाँ पर लिख दिया, ये हमारा वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया। तो चारों वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर किया था, इन चारों वेरिएबल्स में हमारा वैल्यू स्टोर हो गई है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हमारा ऑडिट ट्रायल जो दिख रहा है, ऑडिट ट्रायल टेबल जो है यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। तो इंसर्ट इनटू ऑडिट ट्रायल, वैल्यूज, क्लाइंट नंबर, नेम, वैल्यू, OPR, ये तो वेरिएबल से आ गया। यूजर, दैट इज अ सिस्टम वेरिएबल्स, जो भी यूजर से हम लॉगिन करेंगे वो यूजर का नाम यहाँ पर दिखाएगा, और सिस्टम डेट जिस समय हमने अपडेट कर रहे हैं। तो इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं, ये तो ऑलरेडी सिस्टम वेरिएबल्स है और सिस्टम डेट है। तो ये जब भी हम लॉगिन किए करेंगे, लॉगिन करने के बाद ही हमको आगे हम स्क्रीन मिलता है ऑरेकल्स में, तो उस स्क्रीन को हमने यहाँ पर लिया है, और ये सिस्टम डेट है जो सिस्टम में डेट है। तो ये चारों 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यू को इंसर्ट कर दे रहे हैं हम ऑडिट ट्रायल में। तो ये समझ में आ गया होगा ट्रिगर कैसे बनाना है। तो सिंपली ट्रिगर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, क्रिएट ट्रिगर, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, या क्रिएट करना है, यदि रिप्लेस नहीं करना तो क्रिएट ट्रिगर और ऑडिट ट्रायल। तो इस प्रकार से हमारा ट्रिगर्स बन गया। ट्रिगर बनने के बाद अब हम इसको एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम देखते हैं, सेलेक्ट क्लाइंट नंबर, नेम, वर्ल्ड ड्यू फ्रॉम क्लाइंट मास्टर। क्लाइंट मास्टर से पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा वैल्यू रिकॉर्ड्स है, और ऑडिट ट्रायल में भी हम देख लेते हैं इसको बनाने के बाद। तो ऑडिट क्लाइंट जो हमारा टेबल है उसमें हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने कोई इंसर्ट नहीं किए। जैसे ही क्लाइंट मास्टर में हम अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे तब यहाँ पर रिकॉर्ड्स पहुंचेगा। तो अभी हमने सिंपल देखा है कि हमारा बेस टेबल में क्लाइंट मास्टर में ये इन्फॉर्मेशन है, और ऑडिट क्लाइंट में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल नहीं है। तो अब हम देखते हैं आगे केस 1। पहला केस हम देखते हैं,
मॉडिफाई करते हैं, अपडेट करते हैं रिकॉर्ड को। पहला केस है, तो पहला केस में क्या करना है, हम क्लाइंट मास्टर में किसी रिकॉर्ड्स को हम अपडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो एक एग्जांपल हमने लिया है, आप देख सकते हैं, अपडेट क्लाइंट मास्टर सेट वैल्यू 2000 वेयर क्लाइंट नंबर इज C4x02। तो क्लाइंट नंबर 4x02 है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो जब हम क्लाइंट मास्टर को जो सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास पहले से इसका वैल्यू जो था वो अब बदल गया है। अब नया वैल्यू क्या आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000, क्योंकि हमने 2000 को हमने अपडेट किया है। कहाँ पर किया है अपडेट, ये 2000 को। तो जैसे ही अपडेट कमांड हमने किया, अपडेट हो जाएगा। अब हमको देखना है कि अपडेट होने के बाद पहले हमारा क्लाइंट मास्टर में क्या एंट्री हुआ और हमारा ऑडिट क्लाइंट टेबल जो हमने बनाया है, जो बना हुआ है, जो इस हिसाब किताब रखेगा लॉग बुक टाइप का, उसमें क्या एंट्री हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्लाइंट नंबर जो दिख रहा है इस क्लाइंट नंबर का जो वैल्यू है, इस क्लाइंट नंबर के वैल्यू को हमने C4x02 को हमने देखा। यहाँ पर ये C4x की वैल्यू जो है उसको हमने अपडेट किया यहाँ पर। तो आप अपडेट करने के बाद हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करके देखते हैं क्लाइंट मास्टर को। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट करके देखते हैं तो हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। जैसे ही अपडेट हो गया तो अब अपडेट ट्रिगर भी एक्टिव हुआ होगा, रन हुआ होगा। तो ऑडिट क्लाइंट टेबल को भी हम चेक करके देखते हैं कि वहाँ क्या स्टोर हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम ऑडिट क्लाइंट। जैसे ही हम करेंगे तो क्लाइंट नंबर आ गया, नेम आ गया, बैलेंस ड्यू पहले उसका 0 रहा होगा, अभी देख सकते हैं आप पीछे में। और ऑपरेशन हमने क्या किया, अपडेट ऑपरेशन हमने किया, ये इसलिए ऑपरेशंस में क्या आ गया, अपडेट आ गया। कब हमने किया, 19 तारीख को हमने अपडेट किया, तो 19 तारीख दिखाया। और यूज़र का नाम गवेल, क्योंकि लॉगिन हमने इस यूज़र पे किया था। तो इस प्रकार से ये ट्रिगर जो है आपका एक्टिव हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा केस। ये पहला केस क्या था, अपडेट का। अब दूसरा केस क्या है, हमने 2 प्रकार का ट्रिगर बनाया है उसमें। तो दूसरा केस हम देखते हैं डिलीट का। तो अब हम देखते हैं टेबल क्लाइंट मास्टर में डिलीट करने का। तो डिलीट करने के लिए हमने लिखा है एग्जाम्पल केस 2, उसी दूसरे नंबर रिकॉर्ड्स को, जो क्लाइंट नंबर है उसी को रिकॉर्ड्स को हम रिमूव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे डिलीट फ्रॉम क्लाइंट मास्टर वेयर क्लाइंट नंबर इक्वल टू C4x02 करेंगे तो रिकॉर्ड क्लाइंट मास्टर से हट जाएगा। और वो हटा के नहीं देखने के लिए हमने क्या किया, ये आप देख रहे हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट हमने यूज किया क्लाइंट मास्टर को। जैसे ही हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं C4x02 इस जगह पे आपके यहाँ पर नहीं है, यहाँ कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो C4x02 की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। चूंकि अब डिलीट हो चुका है तो इसकी एंट्री कहाँ पर हो गई होगी, ऑडिट क्लाइंट में। तो अब सेलेक्ट ऑडिट क्लाइंट्स हम करके देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड्स डिलीट हो गई और यहाँ पर देखिए ऑपरेशन डिलीट। तो इस तरीके से हमको पता चल जाएगा कि ये रिकॉर्ड डिलीट किए हैं और ये रिकॉर्ड अपडेट किए हैं। तो इस प्रकार से हम ट्रिगर का यूज करते हैं। और ट्रिगर जो होता है अपने आप एक्सिक्यूट होता है, उसको एक्सिक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस टेबल में हम ट्रिगर को डिफाइन करेंगे उस टेबल में जो ऑपरेशंस के लिए हमने ट्रिगर लिखा है वो ट्रिगर अपने आप एक्सिक्यूट हो जाएगा। ट्रिगर को हमको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप ट्रिगर नेम, तो वो ट्रिगर हमारा नाम था ऑडिट ट्रेल। तो जैसे हमने लिखा ड्रॉप ट्रिगर ऑडिट ट्रेल तो वो ट्रिगर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो अब हम इंसर्ट वगैरह करेंगे तो कोई भी ट्रिगर एक्टिव नहीं होगा, रन नहीं होगा। अब हम देखते हैं, ये तो हमने जो बनाया है, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था वो ऑरेकल में है, ये MySQL में वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पर सिंटेक्स दूसरा होता है। तो अब हमने MySQL में भी हमने ट्रिगर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं।
और उसको एक्सिक्यूट करके MySQL में चेक करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं MySQL में। तो अब हम यहाँ पर MySQL में देखिए, हमने यहाँ पर एक लिखा हुआ है ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट मेंबर। एक मेंबर टेबल हम बना रहे हैं, एक नया टेबल हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर उस टेबल का नाम है मेंबर टेबल, और यदि वो मेंबर टेबल पहले से एग्जिस्ट है तो उसको रिमूव कर दे, इसलिए हमने ये कमांड लिखा है ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। क्योंकि यदि मेंबर टेबल पहले से बना रहेगा तो जैसे ही हम क्रिएट कमांड देंगे तो नया टेबल नहीं बना पाएगा उस नाम से, क्योंकि एक बार टेबल क्रिएटेड है। तो इसलिए पहला कमांड हमने क्या दे दिया, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट मेंबर्स। तो यहाँ पर मेंबर्स टेबल में हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखे हैं, आईडी हमने रखा है जो इंटीजर टाइप का है, और ऑटो इंक्रीमेंट है। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब अपने आप इसको एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप 1 2 3 जैसे रिकॉर्ड जाते जाएगा 1 2 3 4 अपने आप लेते जाएगा। नेम हमने लिया है वेरिएबल कैरेक्टर 100, आप जितना लेना चाहे 25 50 जो भी लेना है, यहाँ पर नेम इक्वल टू 100 लें, और नॉट नल मतलब नेम इज मस्ट। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है और नेम क्या है, नॉट नल, तो नेम होना चाहिए। दूसरा हमने लिया है ईमेल, वेरिएबल कैरेक्टर 255, हो सकता है 2 4 5 6 मेल होगा, और बर्थ डेट लिया है हमने डेट टाइप का, और आईडी को हमने प्राइमरी की डिफाइन किया है। तो इस प्रकार से हमने एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप मेंबर टेबल आप क्रिएट कर लेंगे। मेंबर टेबल क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि इसी टेबल पे हम ट्रिगर को बनाएंगे, और इस टेबल में जब भी हम एंट्री करेंगे तो हमारा नया टेबल जो बनाएंगे, जो जिसको हम बोलते हैं लॉग बुक बनाना चाहते हैं, जो जहां पर इसके हिसाब किताब को रखना है, तो उसके लिए भी हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो पहला स्टेप्स क्या करेंगे, हम एक टेबल बना लिए, ठीक है। टेबल बनाने के बाद अब हम देखते हैं दूसरा टेबल हम बना रहे हैं रिमाइंडर। ये रिमाइंडर्स टेबल जो है, ये हमारा पहले टेबल जो हमने बनाया मेंबर टेबल में जो भी काम हम करने वाले हैं उसी को रिकॉर्ड करके रखेगा इस टेबल में। तो इस टेबल में हमने लिया आईडी INT ऑटो इंक्रीमेंट करेगा अभी 1 2 3। मेंबर आईडी जो है इंटीजर टाइप का रहेगा। मैसेज हम यहाँ पर देना चाहते हैं, एक फील्ड है, कॉलम है मैसेज, जो वेरिएबल कैरेक्टर है, और ये भी नॉट नल है। और प्राइमरी की हमने लिया है आईडी को और मेंबर आईडी को। तो दो प्राइमरी की है यहाँ पर, कौन सा, मेंबर आईडी और आईडी। तो ये मेंबर आईडी कौन सा होगा, जो वहां का आईडी है, कहाँ का आईडी, मेंबर टेबल का आईडी, और ये सीक्वेंस बनाते जाएगा, ऑटो इंक्रीमेंट है 1 2 3 ऑटोमेट। तो इस प्रकार से हमने एक टेबल्स क्रिएट कर लिया पहले से ही, और इस टेबल में हम एंट्री क्या करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा ट्रिगर कैसे रहेगा। तो ये दोनों टेबल्स को आप पहले क्रिएट कर लेंगे। तो इसको हम देखेंगे अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में MySQL में कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है। अब हम आते हैं ट्रिगर्स। तो हमने लिखा है यहाँ पर डेलीमीटर्स, हमने डिफाइन कर दिया है नया डेलीमीटर्स, और वो डेलीमीटर्स क्या हमने डिफाइन कर दिया है, SS। क्योंकि हमको मालूम है कि स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद हम वहां पर क्या मानता है, सेमीकोलन को बाय डिफॉल्ट मानता है, और हमारा स्टाइल है लिखने का सेमीकोलन पे। तो सेमीकोलन यदि हम लिख लेंगे तो पूरे को एक साथ नहीं मानेगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डेलीमीटर हमने बदल दिया है, और डेलीमीटर हमने क्या कर दिया है, डबल डॉलर सिंबल को हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, क्रिएट ट्रिगर्स, और ट्रिगर का नाम हमने रखा है आफ्टर मेंबर इंसर्ट। मतलब जब मेंबर टेबल में हम इंसर्ट करेंगे तो यहां पर इंसर्ट होगा। कब होगा, आफ्टर इंसर्ट। कहां पर, ऑन मेंबर फॉर ईच रो। तो ये सेम है जैसे हमने ऑरेकल में देखा था, बस यहां पर और रिप्लेस नहीं होगा, सिर्फ क्रिएट होगा ट्रिगर और ट्रिगर का नाम। अब यहां पर शुरू होगा बिगिन से, वहां डिक्लेरेशन पार्ट था, यहां डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, यहां शुरू होगा बिगिन से। इफ न्यू डॉट बर्थडे इज नल, मतलब वहां पर जब हम इंसर्ट कर रहे हैं और वहां पर इंसर्ट करते समय बर्थडे नल आता है, या कोई हम बर्थ डेट हम नहीं लिख पाते हैं, तब वो क्या मैसेज देगा, इंसर्ट इनटू रिमाइंडर में मेंबर आईडी मैसेज। और ये मैसेज क्या दिखा रहा है, मेंबर आईडी न्यू आईडी है,
कॉन्केटनेस हमने किया हाय न्यू नेम जो नाम है, प्लीज अपडेट योर डेट ऑफ बर्थ। चूंकि हमने डेट ऑफ बर्थ को नल करके इंसर्ट कर रहे हैं तो ये लॉग बुक में लिखा जाएगा, हमारा कौन से टेबल में लिखा जाएगा, रिमाइंडर टेबल में लिखा जाएगा। रिमाइंड कर रहा है वो कि आपने डेट ऑफ बर्थ कहां पर इंसर्ट नहीं किया है, मेंबर टेबल में। आपने सभी डिटेल्स इंसर्ट किया लेकिन डेट ऑफ बर्थ को आपने मेंबर टेबल में इंसर्ट नहीं किया। ऐसा इंफॉर्मेशन कहां पर मिलेगा हमको, रिमाइंडर टेबल में। उसी के लिए हमने यहां पर एक ट्रिगर्स बनाए हैं। तो ये ट्रिगर को समझ में आ गया होगा। तो क्रिएट ट्रिगर आफ्टर मेंबर नाम है ट्रिगर का, आफ्टर इंसर्ट, इंसर्ट करने के बाद ऑन मेंबर कौन से टेबल में, मेंबर टेबल में, फॉर ईच रो। बिगिन किया इफ न्यू डेट ऑफ बर्थ डेट इज नल, यदि नल है तो देन तभी हमको इंसर्ट करना है रिमाइंडर में क्या क्या, मेंबर आईडी और मैसेज। तो वैल्यूज हमने डाल दिया न्यू आईडी, जो नया आईडी जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, और मैसेज क्या है, प्लीज अपडेट योर डेट ऑफ बर्थ। तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन उसमें अपडेट हो जाएगा। और चूंकि उसका जो नंबर है, आईडी है, वो तो ऑटो जनरेटेड है, तो वो ऑटोमेटिक 1 2 3 ले लेगा, उसको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर इंड इफ हो गया और इंड डॉलर। अगेन हमने डेलीमीटर्स को, पुराना डेलीमीटर जो था सेमी कॉलम में हमने चेंज कर दिया, हमने डॉलर में शुरू चेंज किया है और वापस फिर से रिसेट कर दिया पुराने डेलीमीटर्स को। तो हमारा मेन जो ट्रिगर जो है, वो हमारा मेन जो ट्रिगर्स है वो ये है। इस प्रकार से हम ये ट्रिगर क्रिएट किया। अब ट्रिगर क्रिएट करने के बाद हम देखते हैं कि इसका वर्क कैसे होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए वर्क कैसे करते हैं इसका। तो आप देखते हैं इंसर्ट, हमने इंसर्ट किया मेंबर में नेम, ईमेल आईडी, डेट, बर्थ डेट, और कॉलम में वैल्यूज हमने डाला lk lk.gavel@yahoo.in, दैट इज द ईमेल, और हमने यहां पर यूज किया नल। तो जैसे ही हमने नल लिखा यहां पर, तो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा कहां पर, मेंबर टेबल में, और साथ ही साथ वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा रिमाइंडर टेबल में। क्यों रिमाइंडर टेबल में इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने वहां पर कंडीशन डाला है आफ्टर इंसर्ट, जैसे ही डेट ऑफ बर्थ को नल मिलता है तो वो मैसेज यहाँ पर एंट्री हो जाएगा रिमाइंडर टेबल में। और वो कैसा है, 1, ये ऑटो जनरेटेड है। मेंबर आईडी वहां का मेंबर आईडी जो इंसर्ट किए थे, और यहाँ पर मैसेज क्या लिखे थे हम, हाई LK गवेल प्लीज अपडेट योर डेट ऑफ बर्थ। ये मैसेज हमने लिखा था, वो मैसेज यहाँ पर आपको मिल गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इंसर्ट किया, तो हमारा ट्रिगर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। नेक्स्ट फिर देखते हैं, अब हम इंसर्ट करते हैं डेट ऑफ बर्थ को इंक्लूड करके करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू मेंबर नेम, ईमेल आईडी, बर्थ डेट, वैल्यूज शिव कुमारी, shiv.kumari@google.com, और डेट ऑफ बर्थ हमने लिखा 1980-101-01। इस प्रकार से हमने डेट ऑफ बर्थ लिखा। चूंकि डेट ऑफ बर्थ नॉट नल है, इसलिए ये रिमाइंडर टेबल में अपडेट नहीं करेगा। और यहाँ पर जब फिर से हम उसको सेलेक्ट करके देखेंगे तो हमारे रिमाइंडर टेबल में पुराना ही मैसेज आ रहा है LK गवेल वाला, और ये मैसेज नहीं आया। क्यों मैसेज नहीं आया, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर लिखे थे, जबकि यदि हम प्रीवियस की बात करें तो यहां पर हमने क्या लिखा था, प्रीवियस में नल लिया था। ये दिख रहा है आपका, तो नल लिया था, इसलिए ये नल लिए थे, इसलिए यहां पर वर्क किया ट्रिगर। क्योंकि ट्रिगर में हमने पहले से डिफाइन किया था, यदि नल मिलेगा तभी ट्रिगर अपडेट करना है, अदरवाइज अपडेट नहीं करना है। तो इस प्रकार से यहां नल मिला तो इसलिए यहां पर अपडेट हो गया, यहां पर नल नहीं मिला तो यहां पर अपडेट नहीं हुआ है। नेक्स्ट फिर से हम इंसर्ट करते हैं। देखिए यहां पर इंसर्ट इनटू मेंबर्स, मेंबर में क्या, नेम, ईमेल, बर्थ डेट। यहां पर हमने वैल्यूज डाला baby.sahu@google.com, ये ईमेल है। अब फिर से हमने यहां पर, आप देख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ को हमने इंक्लूड नहीं किया, उसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, नल। हमने डेट ऑफ बर्थ को नहीं डाला। अब जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे, जैसे ही डेट ऑफ बर्थ नहीं मिला इसने, तो आउटपुट क्या कहलाएगा, जब हम देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो
क्योंकि तीसरा नंबर का रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं। पहला रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया एल के गवेल का, दूसरा रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया शिव का, और ये तीसरा है। तो ये 3 मेंबर आईडी क्या दिखा रहा है, तीसरा दिखा रहा है। और चूंकि इस टेबल में दूसरी एंट्री है इसलिए ऑटो जनरेटेड है, तो 1 2 दिखाया। तो ये समझ में आ गया आईडी कहाँ से आ रहा है। ये जितने एंट्री होते जाएंगे वो सीक्वेंस 1 2 3 होते जाएगा। और ये जो मेंबर आईडी जो दिख रहा है ये कौन सा मेंबर आईडी है जो इंसर्ट हम कर रहे हैं। तो पहला में एल के गवेल को दिखाया, दूसरा में कोई एंट्री नहीं हुआ चूंकि शिव को हमने डाला था, तीसरा में हमने बेबी को डाला। तो इस तरीके से बेबी में हमने नल लिखा है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर एंट्री हो गया। तो इस प्रकार से ये ट्रिगर वर्क करता है। और अच्छे से आप इसको ट्रिगर को चेक करके देख सकते हैं कि ये हमने ऑपरेशंस हमने बनाया है इंसर्ट के लिए। जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं किसमें, टेबल में, तो इस प्रकार से वर्क करेगा। ट्रिगर को हमको रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हमारे पास कमांड है ड्रॉप ट्रिगर आफ्टर अंडरस्कोर मेंबर अंडरस्कोर इंसर्ट, दैट इज द नेम ऑफ द ट्रिगर। तो इस तरीके से हम ट्रिगर को रिमूव कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, तो किस प्रकार से हम ये ट्रिगर को जो एसक्यूएल के लिए हमने एग्जांपल में दिया है उसको किस प्रकार से हम अपडेट करेंगे, किस प्रकार से एक्सिक्यूट करेंगे। तो ये हमारा माई एसक्यूएल है वर्कबेंच। तो सबसे पहले हम पहला टेबल बनाते हैं मेंबर, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये दिख रहा है आपका मेंबर टेबल्स, और ये दिख रहा है हमारा रिमाइंडर टेबल्स। तो सबसे पहले हम इन दोनों टेबल्स को हम क्रिएट करते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए हम इसको रन कर लेते हैं, दोनों टेबल एक साथ क्रिएट हो जाएगा। ये दोनों टेबल्स हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब टेबल क्रिएट होने के बाद हमको क्या करना है, ट्रिगर क्रिएट करना है। तो ट्रिगर क्रिएट करने के लिए हम ट्रिगर क्रिएट करने का कमांड्स जो हमने देखा था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं, डेलीमीटर $$ में हमने किया क्रिएट ट्रिगर आफ्टर मेंबर अंडरस्कोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट जो वहाँ पर हमने लिखा था वही इंफॉर्मेशन हमने यहाँ लिख दिया है। अब हम इसको रन कर देते हैं। तो ये भी हमको पूरा रन करना है, तो हम पूरा रन कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ट्रिगर क्रिएट हो गया। तो हमारा दोनों टेबल क्रिएट हो गया, हमारा ट्रिगर भी क्रिएट हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करके हमारा ट्रिगर भी हो गया, हमारा टेबल भी हो गया। अब हम देखते हैं हम मेंबर टेबल में हम इंसर्ट करते हैं। तो हम एक्सिक्यूट करते हैं यहाँ पर इंसर्ट इनटू मेंबर नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ क्या क्या lk.gavel@yahoo.in, और हमने नल लिखा। तो चलिए इसको एक्सिक्यूट करते हैं। एक्सिक्यूट हो गया। अब हम देखते हैं वहाँ पर वैल्यू क्या दिखाता है। तो उसके लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रिमाइंडर हम करेंगे। तो आपका वैल्यू दिखाया, देखिए यहाँ पर 1 ID 1 था, ऑटो इंक्रीमेंट है ये 1 जो हमने इंसर्ट किया वहाँ पर अभी, और ये लिखा है हाय LK गवेल प्लीज अपडेट योर डेट ऑफ बर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि डेट ऑफ बर्थ को अपडेट हमने नहीं लिखा है, इसलिए इसने लिखा मैसेज। दूसरा इंसर्ट करते हैं हम, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डाल के देखते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को हमने डाल दिया है। तो अब हम देखते हैं इसको कि कैसे होगा। तो जैसे ही हमने इसको इंसर्ट किया, इंसर्ट हो गया। लेकिन अब हम रिमाइंडर टेबल को देखते हैं। तो रिमाइंडर टेबल में इंसर्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? चूँकि हमारा ट्रिगर बना हुआ है जब मेंबर टेबल में जब इंसर्ट करेंगे और डेट ऑफ बर्थ नल मिलेगा तभी यहाँ अपडेट करना। चूँकि अभी हमने अपडेट किया है, इंसर्ट किया है, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को हमने नल नहीं किया है, स्पेसिफाई किया है, इसलिए रिमाइंडर टेबल में वो अपडेट नहीं हुआ। तो अब हम फिर से देखते हैं यहाँ पर, अब बिना नल के साथ हम अपडेट करके देखते हैं तो क्या दिखाएगा। यहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे हैं baby.sahu@google.com और हमने डेट ऑफ बर्थ को नल कर दिया। तो इसको चलिए एक्सिक्यूट करते हैं हम, तो क्या होता है। एक्सिक्यूट हमने कर दिया, हो गया एक्सिक्यूट। अब हम चेक करते हैं रिमाइंडर टेबल में क्या है। तो रिमाइंडर टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ दोनों वैल्यू आ गई है। पहले वैल्यू पहले का है और दूसरा वैल्यू अभी जो नल वाला है। जो यहाँ पर आईडी जो दिख रहा है ऑटो इंक्रीमेंटेड है, और मेंबर आईडी ये तीसरे नंबर के डेटा है। पहला में हमने LK गवेल को यूज़ किया था, दूसरा में शिव को, और तीसरा में हमने बेबी को इंसर्ट किया था, इसलिए ये मेंबर आईडी क्या दिखा रहा है, तीसरे नंबर का। तो इस प्रकार से हमारा ट्रिगर है वर्क कर रहा है।
और इस ट्रिगर को हमको हटाना है, डिलीट करना है, तो हम यूज़ करेंगे ड्रॉप, ये वाला कमांड ड्रॉप ट्रिगर और ट्रिगर का नाम। तो हम इसको डिलीट करना है तो हम इसको एक्सेक्यूट कर देते हैं, तो हमारा ट्रिगर ड्रॉप हो गया, यहाँ पर दिख रहा है। टेबल को रिमूव करना है, रिमाइंडर टेबल को, तो हमने ड्रॉप टेबल कर दिया, और मेंबर टेबल को रिमूव करना है तो हमने रिमूव कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा ट्रिगर का MySQL में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है उसको अभी हमने लाइव हैंड्स ऑन किया है और करके हमने देखा है। तो इस प्रकार से हमने दोनों में, ऑरेकल में किस प्रकार से ट्रिगर्स क्रिएट करते हैं और MySQL में ट्रिगर किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, और हमने लाइव डेमो के माध्यम से MySQL वर्कबेंच में हमने करके भी दिखाया। और इस प्रकार से आप लोग दोनों को, व्यू और ट्रिगर को आप लाइव प्रैक्टिकल इसके अनुसार से आप करके देखेंगे, और सारे कमांड्स अभी हमने जो टेस्ट करके दिखाया वो सारे कमांड्स टेस्टेड है और सही तरीके से काम करेगा। थैंक यू। तो इस प्रकार से हमारा SQL से रिलेटेड जो वर्क है टोटल 6 लेक्चर में कंप्लीट हुआ। तो मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि हमारे पूरे लेक्चर्स को आप देखेंगे, प्रैक्टिकल लेक्चर शुरुआत से आप शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 1 से, फिर लेक्चर नंबर 2 को, फिर लेक्चर नंबर 3, 4 और 5, इसी सीक्वेंस में आप करते जाएंगे, तभी आपका सारे लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी आप करते जाएंगे, एक एक लाइन को आप लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और आउटपुट को मैच करते जाएंगे। जो डेटा हमने बनाया है, जो डेटा हमने दिया, उसी डेटा के अनुसार आप करते जाएंगे, तभी आप प्रैक्टिकल को सही तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे और चेक कर पाएंगे। थैंक यू।